नमस्कार दोस्तों। जितना तुम दबाओगे मुझको उतना ही ऊंचा पाओगे मुझको। होगा गुमान तुम्हें तानाशाह होने का पर बिना हमारे कहां टिक पाओगे। कमोबेश यही हालत हिंदुस्तान की है और यही बात हिंदुस्तान का युवा भी कह रहा है। और देश को बनाने वाली, देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस कह रही है। एक गजल है, आपको सुनाता हूं, अशोक रावत जी की है। बहुत अच्छे गजल लेखक हैं और पुराने भारत सरकार के अधिकारी हैं। उन्हीं की गजल है। हौसला हूं रेत में झरना बना सकता हूं मैं, एक दिन सहरा को भी गुलशन बना सकता हूं मैं। आंधियों में दम अगर हो तो बुझा कर देख लें, वो जहां बोले चिरागों को जला सकता हूं मैं। कमोबेश यही स्थिति राहुल गांधी की है। और आज भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, उनकी तानाशाह सरकार ने भले ही उन्हें दबाने की कोशिश की हो, युवाओं को दबाने की कोशिश की हो, भावनाओं को दबाने की कोशिश की हो, लेकिन वो जितना दबा रहे हैं उतना ही वो जीतते जा रहे हैं। तो ये समझिए, इसको यूं कह सकते हैं, गम को सीने में लगाकर मुस्कुरा सकता हूं मैं, गम को सीने में लगाकर मुस्कुरा सकता हूं मैं, ताज अपने आप को समझे न अपराजेय हूं मैं। रोष हूं सत्ता की बुनियादें हिला सकता हूं मैं, रोष हूं सत्ता की बुनियादें हिला सकता हूं मैं। तो ये स्थिति है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी ने जो कहा, मैं वहीं से शुरू करता हूं। भारत की राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, सभी संस्थाओं को खत्म करते जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, देश को कर्जे से लाद दिया है, बेरोजगारी आसमान पर पहुंचा दी है, छोटे व्यवसाय खत्म कर दिए हैं, रुपया रसातल में जा रहा है और महंगाई आसमान पर, रुपए की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, हजारों मील जमीन चीन को भेंट कर दी है, और अब फौज भी खत्म कर आखिर करना क्या चाहते हो। सवाल वाजिब। और ये सवाल उन दिनों में राहुल गांधी पूछ रहे हैं जब उनकी जवान को, उनको दबाने के लिए, डराने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस सब कुछ लगी हुई है, और उसके साथ साथ भारत की अदालतें, न्यायपालिका लगी हुई है। न्यायपालिका धृतराष्ट्र की तरह सारे तमाशे देख रही है। कानून पर, अदालतों पर, संविधान पर बुलडोजर चल रहा है और वो तमाशाई बने हुए हैं। और जब वो तमाशाई बने हों, ऐसी स्थिति में एक युवा, एक ऐसा प्रौढ़ युवा लड़ाई लड़ रहा है जो चाहता तो राजाओं की तरह रहता, लेकिन वो संघर्ष कर रहा है और उसके संघर्ष में हर राष्ट्रभक्त खड़ा है। राहुल गांधी कहते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। फैलाओ ना, फैलाओ देखेंगे, फैल जाओ भाई। देखेंगे सालिम तेरे जुल्मों को, देखेंगे सालिम तेरे जुल्मों को। माता की वंदे मातरम, मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इंकलाबो 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर राष्ट्र को समर्पित व्यक्ति खड़ा है, वह व्यक्ति खड़ा है जो स्वार्थी नहीं है, और जो स्वार्थी थे वो G23 बनाकर इधर उधर भागे हुए। तो G23 वाले
दबे कुचले, कहीं बिलों में छिपे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी साहस से लड़ रहा है और उसके सच्चे कांग्रेसी, जो विचारधारा है कांग्रेस की, उसके लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने जैसे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो। आप ये समझिए, यह स्थिति है। एक सवाल किया किसी ने, राहुल ने ही किया, राहुल गांधी जी ने किया कि प्रधानमंत्री जी, आपके समय के साथ सुधार वाले फायदों के परिणाम देश की जनता हर दिन भुगत रही है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, सीईए, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, काले कानून, कृषि कानून और अग्निपथ से प्रहार भाजपा का अच्छा मतलब देश के लिए घातक। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में एक सवाल यही खड़ा होता है, अगर देश के विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो पूछ रहा है कि पिछले 35 साल में महंगाई सबसे ज्यादा क्यों है, तो जो पूछ रहा है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है, तो यह पूछने वाला और कोई नहीं है, सवाल करने वाला विपक्ष में कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है जो ये बात पूछ रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है और बिलों से कुछ सपोले निकलते हैं, कुछ फुफकारते हैं और फिर डर के घुस जाते हैं। यह स्थिति है, क्योंकि प्रकृति बताती है कि सांप का स्वभाव होता है कि सांप सबसे डरपोक प्राणी होता है, वो बिलों में दुबका रहता है और अपने डर के कारण हमला कर रहा होता है। और आज वही हम देख रहे हैं, अपने डर के कारण हमला कर रहे हैं, क्योंकि जो ताकतवर थे वो हमला नहीं करते थे, वो कहते थे। तो एक बड़ी चीज, कन्हैया कुमार हैं, जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं और आजकल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा। तो आप बताइए, हम भाजपा का विरोध करते हैं, देश के संविधान का समर्थन करते हैं और उस संविधान को हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसीलिए एक कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को हराएंगे। झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ अपने नेताओं के लिए नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। भाजपा कहती है कि अगर कांग्रेस किसी बात का विरोध कर रही है तो वह बात सही ही होगी। हम भाजपा का विरोध करते हैं और संविधान का समर्थन करते हैं। अगर हम इस देश में को अंग्रेजों से आजाद करवा सकते हैं तो इस देश को अंग्रेजों के चापलूसों से मुक्त भी कर रहेंगे। और भाजपा ने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, हम उस खिलवाड़ के खिलाफ खड़े हैं, राहुल गांधी की सेना बनकर खड़े हैं। यह स्थिति है। आज जो राहुल गांधी को माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में ही उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, इस घटना ने राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे सशक्त नेता बना दिया है। इतना सशक्त बना दिया है कि उनके आगे अब कोई सवाल नहीं है। अब इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बड़े कानूनविद हैं और देश दुनिया के तमाम सारे बड़े केसों को लड़ते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने सारे केसेस की, सब चीजों की समीक्षा के बाद में जो कहा, मैंने अपने इस सीमित अनुभव में कभी नहीं देखा कि कोई एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, कोई भी हो, क्या यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर हैं? उत्तर हाँ, 10 साल से हैं, ऑफिशियल है, कागजी है। दूसरा प्रश्न, क्या यंग इंडिया शेयर होल्डर है एजेएल का? उत्तर हाँ, दशकों से रहा है, हमेशा से है, कागजों में है, आरओसी के पास है। तीसरा प्रश्न, आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के हैसियत से क्या एजेएल के एसेट्स को मालकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं?
अब ये बड़ा रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर तो कानून में 1955 में लिखा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने 1955 से और वोडाफोन के निर्णय ने 2012 में वापस दोहराया उसको कि अगर मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, अगर उस कंपनी का 100% शेयर होल्डर भी हूं, तब भी उस कंपनी के बैंक अकाउंट या एसेट्स का मैं मालिक नहीं हूं। शेयर होल्डर का उस पर मालिकाना हक और नियंत्रण नहीं होता है। तो न यंग इंडिया नेशनल हेराल्ड के एसेट्स की ओनर है, न राहुल गांधी, सुमन दुबे, मिसेस सोनिया गांधी उसकी मालिकाना हक या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति हैं। ये कानून में लिखा है, 1955 से लेकर 2012 में दोहराया उच्चतम न्यायालय ने। तो आप क्या प्रश्न पूछेंगे और कितनी बार ये प्रश्न पूछेंगे, और 55 घंटे में आपको ये समझ नहीं आएगा। चौथा प्रश्न कि आपको मान्यवर कोई फायदा हुआ इस डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग से, तो राहुल गांधी जी का जवाब तो वही रहेगा, अरे भाई अगर फायदा मैं करवाना भी चाहता और कोई फायदा देना भी चाहता तो कानून के अंतर्गत सेक्शन अनुच्छेद 8 अनुच्छेद 25 वाली कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता। ना आप सैलरी दे सकते हो, न पर्क्स दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फायदा का कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आप बार बार? ये कानून में लिखा है, वो कंपनी जिस प्रावधान में बनी उसमें लिखा है। कितनी बार आप, इसका मतलब अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय है कि ये 55 घंटे और 5 दिन सिर्फ हैरेसमेंट है, प्रतिशोध है। ये संवैधानिक या कानूनी नहीं है, ये निजी है, ये निजी प्रतिशोध है, भय है। क्योंकि राहुल गांधी सबसे लंबे समय से अनिवार्य रूप से हर मुद्दे पे आपका सामना करते हैं, आपको सच दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, और आपको वो पसंद नहीं। कि ये एक बड़ा विचित्र मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो मैंने पहली बार सुना है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जबकि कोई रुपया, मनी या प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति स्थानांतरण ही नहीं हुई। एक पैसा स्थानांतरण नहीं हुआ यहां से यहां, और एक प्रॉपर्टी स्थानांतरण नहीं हुई यहां से यहां। एजेएल की प्रॉपर्टीज हैं, एजेएल का शेयर होल्डर यंग इंडिया, जो उसका मालिकाना हक नहीं है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर्स हैं ये लोग सब, उनका कोई इसमें स्थानांतरण कहां हुआ? वेयर इज मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग? सो दिस इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग विदाउट मनी मूविंग और विदाउट प्रॉपर्टी मूविंग। इस सबसे सीधा सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है कि ये द्वेष की भावना से मन घड़ंत बना बनाया केस है। वो जानने की जरूरत है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से एक मजाकिया केस में 5 दिन तक 50 घंटे किसी को बार बार बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा जानती है कि देश के सभी अहम मुद्दों पर जो आज देश को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनमें मन को बरगलाने बहकाने की आवश्यकता है। 55 घंटे और 5 दिन सिर्फ उत्पीड़न है, प्रतिशोध है। यह संवैधानिक या कानूनी नहीं है, निजी है। यह निजी प्रतिशोध है और शायद भय है नरेंद्र मोदी का। आप यंग इंडिया के डायरेक्टर या शेयर होल्डर की हैसियत से क्या एजेएल के एसेट का मालिकाना हक रखते हैं या कंट्रोल करते हैं? इन सारी बातों को देखिए। जहां 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, जहां 1 रुपए की भी संपत्ति बेची नहीं गई हो, जहां पर कहीं पर कोई लेन देन ना हुआ हो, उस जगह कहां से धन शोधन आ जाएगा? जब धन ही नहीं था तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक कर्जदार कंपनी के को खड़ा करने के लिए जब कोई आगे आता है तो उसे धन शोधन बना दिया जाता है। क्योंकि देश का बड़ा मीडिया वर्ग किसने खरीद रखा है? अदानी या अंबानी ने। इन 3 लोगों के पास सबसे बड़ा स्टेक मीडिया का। इसके बाद में कुछ अन्य भी हैं, लेकिन वो उतने बड़े नहीं। तो इस स्थिति में जब देश के 45 चैनल करीब इन्हीं लोगों के पास हो और उसके बाद में अदर्स जो ग्रुप है उनकी हैसियत ना हो, तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यदि एक स्वतंत्र मीडिया खड़ा हो गया तो कैसा डर होगा। जो आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, अंग्रेजों से लड़ सकता है, तो इन
जो है काले अंग्रेजों से कैसे नहीं लड़ सकता। तो शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं और वो ये ऐसा कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के संगठन महासचिव अनिल यादव सहित 30 से अधिक कांग्रेस जनों को दिल्ली पुलिस ने फतेहपुर बेरी थाने में गिरफ्तार कर रखा है। कई घंटों से कर रखा है, मतलब करीब करीब 2 दिन हो रहे हैं, और उनको न तो उनके खिलाफ कोई FIR है, न कोई धारा की जानकारी दी जा रही है, और न कोई चीज है कि क्यों गिरफ्तार किया है। जबकि तमाम सारी गिरफ्तारी के मामले में नियम है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, अदालतें धृतराष्ट्र बन गई हैं और वो धृतराष्ट्र बनकर सेवक की तरह से काम कर रही हैं। यह स्थिति हो तब क्या कहें। एक बड़ी अच्छी चीज पूछी किसी ने कि जहां दंगे करवाते हैं, वहां जयराम रमेश ने कहा, जहां दंगे करवाते हैं वहां तो रैपिड एक्शन फोर्स समय पर नहीं पहुंचती, परंतु नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने नीले रंग की रैपिड एक्शन फोर्स सुबह से जमा हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग जमा हो जाती है। इसी को ही अमित शाही कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी का कारिंदा है। देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन, जान लीजिए, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन कांग्रेस ने चलाया था। हिंसा से बिल्कुल दूर, जालिम के जोर और जुल्म को बर्दाश्त करते हुए अपनी बात पर तन कर खड़ा था रहना कांग्रेस के आंदोलन की आत्मा रही है। न मरेंगे न मारेंगे के खुराक पर कांग्रेस कभी भी अंग्रेज साम्राज्य के सामने नहीं झुकी, तो अब इनके आगे क्या झुकेगी। इस आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे पिछले 90 साल से। तुम इसी गांधी के खिलाफ जहर बोते रहे हो। गांधी जी से आपको कोई निजी दिक्कत या विरोध नहीं था, और अगर था तो गांधी जी के विचार से विरोध रहा। गांधी का विचार क्या था या है, उससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। यह विचार है सत्य और अहिंसा का। 90 साल से आप मुतवासिर सत्य और अहिंसा को नकारते हुए हिंसा और फरेब को अपना हथियार बनाए हुए हो। अपने को इस हिंसा और फरेब की मुस्तैद नियत को आम जन में स्वीकृत कराने के लिए उसी कांग्रेस का सहारा लिया, जो आपसी विचार में साध्य पर तो एक मत रहे। कांग्रेस की आजादी की लड़ाई का साध्य एक ही रहा, स्वराज, स्वराज और स्वराज। पर साधन पर कई बार मतभेद रहे। गांधी के सहयोगी रहे, स्वराज को हासिल करने के लिए अपने साधन सत्य और अहिंसा पर अडिग रहे। साधन के सवाल पर कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हुए, उनमें अपने विचार, हिंसा को आपने हवा दी, लेकिन वो नहीं माने। मतलब गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस आपने किया, गांधी बनाम भगत सिंह आपने किया, गांधी बनाम चंद्रशेखर आपने किया। दिलचस्प यह है कि जितने भी विचार बापू के विरोध में आए, उनमें हड़बड़ी, उत्तेजना और तरीका अलहदा जरूर रहा, लेकिन कालांतर में सबके सब ने बापू को स्वीकारा। जनाबे आली, आपकी दिक्कत रही, आपने इतिहास के शुरुआती पन्ने के अधूरे हिस्से को ही देखा है, उसी का प्रचार भी किया, लेकिन पूर्ण विराम तक आज तक नहीं पहुंच सके हैं। और इसीलिए आपके लोग झूठ बोलते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार, जो आरएसएस के संस्थापक थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। वो कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, ऐसा कहीं कोई वो नहीं है। वह तो अंग्रेजों के साथ खड़े लोग थे, और जो अंग्रेजों के साथ खड़े लोग थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैसे हो सकते हैं। यही आपकी पीड़ा है कि यह बात हम आपसे कह देते हैं। किसी में क्षमता, रीढ़ विहीन लोगों में क्षमता नहीं होती है। तो आप समझिए, एक बड़ी अच्छी चीज कही, एक विचारक हैं डॉक्टर CP राय, उन्होंने जो ये कहा उसको आपको समझने की जरूरत है। CP राय एक बड़े विचारक हैं, प्रोफेसर रहे हैं, तमाम सारे चिंतक हैं। तो उनकी जो सारी सोच है और तमाम अध्ययन है, उसके आधार पर यह स्थिति मैं कह रहा हूं कि भारत बहुतायत में कायरों का देश रहा है, और यहां कायरों की स्थिति यह रही है
कि यहां पर जो आया उसने हमारे यहाँ की लड़कियों को भी लिया, हमारी सारी चीजें ली और उसके बाद में हमें खोखला करके छोड़ दिया। और कुछ तो लूट के चले गए, कुछ हमारे यहाँ रह गए, उन्होंने हमें बनाने में भी मदद की। लेकिन यही सत्य है। तो विचारक वो कहते हैं, हिंदुस्तान क्या सचमुच तमाशे का देश है? लोगों से कहो कि चलो बिजली, पानी, भुखमरी, गरीबी, नौकरी और हक के लिए लड़े, तो कोई नहीं आता। लेकिन आपातकाल लगा तो लाखों बंद हो गए, एक कुत्ता भी नहीं फूका। तमाशे के लिए घंटों खड़े रहते हैं। हजारों क्रिकेट मैच में देश भर में कर्फ्यू लग जाता है, कई टीवी सीरियल में भी कर्फ्यू लग जाता है। फिल्मी तमाशों को देखने के लिए लोग सरपट लाइनों में लग जाते हैं। कुछ लोग ये समझ गए कि इस देश में कोई गंभीर विमर्श की बात मत करो, गंभीरता से कुछ बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। और कल भी होगा एक तमाशा और चुनाव के पहले एक सीमा पर भी होगा। इसका खामियाजा गरीब उठाएगा तो उसके लिए 10 लाख कुछ मायने और कुछ फिल्मी डायलॉग और कुछ देशभक्ति के गाने आ जाएंगे। हमने तो सुना था कि भारत विश्व गुरु था। किस चीज का? तमाशे का? ये सवाल है डॉक्टर सीपी राय का। निश्चित रूप से आज ये मायने रखता है, क्योंकि तमाशा हो रहा है, अग्निपथ पर हो रहा है, अग्निवीर के नाम पर हो रहा है। ये अग्निपथ क्या है, अग्निवीर क्या है? अग्निपथ तो आपने देश को बना दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि बस सारे आग लगाने की चीजें तैयार हैं, बस एक माचिस की तीली फेंकने की जरूरत है। सचमुच आज वही हालात। नौसेना के पूर्व प्रमुख और 1971 की जंग के हीरो एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा से एक सवाल पूछा है, जिन्होंने कहा कि वो जो है अग्निवीरों को नौकरियां देंगे। तो उस पर उन्होंने पूछा है, क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हजारों कुशल अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है जो हर साल रिटायर हो रहे हैं? 60-70 हजार उनसे किया है। वो तो बहुत ज्यादा कुशल है। अग्निपथ स्कीम के झांसे में जो आएगा उसकी जिंदगी तबाह होना तय है। यह बात आप इन आंकड़ों से समझ लीजिए। केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी के 10,84,705 पद खाली और इनमें पूर्व सैनिकों की संख्या 13,976 मात्र है। ग्रुप डी के 32,52,605 कर्मचारियों में पूर्व सैनिक केवल 8,682 ही है। इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या के बाद सैनिकों को कहीं पर जगह नहीं मिल रही है। इन दोनों पदों के लिए पूर्व सैनिकों का कोटा भी निर्धारित है, 14.5% और 24.5%। मगर फिर भी यह स्थिति है। और अब 10% का जो झुंझुना नरेंद्र मोदी पकड़ा रहे हैं, उससे क्या होगा यह आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। अभी की स्थिति में मोदी सरकार ने ग्रुप डी और सी में महज 1.15% और 0.3% पूर्व सैनिकों को ही नौकरी दी। मतलब जिसके कोटा 14.5% है, 24.5% है, उसमें 1.15% मिली है या 0.3% मिली है। तो यह स्थिति है। तो कुल मिलाकर के मोदी की जो अग्निपथ स्कीम है वो सरकार की चौकीदार योजना है और इसे आप जितनी जल्दी समझ लें वही बेहतर है। अब यह समझना पड़ेगा कि सरकार ये लेके क्यों आई है और क्यों इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है कि यह अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि सेना यदि कमजोर होगी तो देश की सीमाएं कमजोर होंगी और हम देख रहे हैं चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेर लिया है। चीन ने हमारे यहाँ 1000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। इन सारी स्थितियों के बाद में जब बदतर स्थिति, और हमने देखा है कि रूस जैसे देश को लड़ाई लड़ने के लिए सेना और सैनिक नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनके यहां जो सैनिक थे वो भाग खड़े हुए और वो इस योग्य नहीं थे, वो इसी तरह के अग्निवीर थे। तो आप जो ये अग्निवीर बना करके करना चाहते हैं, ये देश को हरवाने की बात है। संसाधनों से अकेले युद्ध नहीं जीते जाते हैं, उसके लिए सैनिकों की जरूरत होती है और सैनिक पूर्ण प्रशिक्षित होना चाहिए।
तो इसको लेकर के तमाम जनरल्स ने कहा है कि एक सैनिक को तैयार होने में तकरीबन 4 साल लग जाते हैं और 4 साल में जब वो तैयार होने की स्थिति में है तब आप उसे रिटायर कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए क्यों ये कर रही है, क्योंकि भारत सरकार भयंकर आर्थिक संकट में आ गई है। जो राहुल गांधी ने 2018 में कहा था कि भारत सरकार की नीतियां भारत को कंगाल करने वाली है, और वो चीज आज साबित हो रही है, और यह वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट से साबित होता है। सरकार को अपना खर्चा इसके लिए कम करना पड़ेगा, और भारत सरकार ने इस आय को कम करने के लिए सालाना तमाम नौकरियां, तमाम सारी चीजें खत्म करना को शुरू कर दिया है, जबकि इसके लिए कमाई बढ़ाने के साधन होने चाहिए थे, उद्योग धंधे और सबको विकसित करना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था, वो नहीं हुआ। सरकारी खर्च का मतलब सिर्फ सैलरी और पेंशन नहीं है। अगर भारत की सरकार पैसा न खर्च करे तो इस देश की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न जाने क्या क्या बुलडोजर से डिमोलिश की गई बिल्डिंग की तरह गिर पड़ेगा। आखिर ये हालात कैसे आए हैं? हुआ है कि महंगाई कम करने के चक्कर में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स जो कटौती की, फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ा दी, महंगाई फिर भी ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। रुपए के दाम डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते जा रहे हैं। रुपया गिरने से आयात महंगा हो रहा है और डॉलर ज्यादा खर्च हो रहा है। विदेश से अधिक आयात हो रहा है, तेल भी आयात हो रहा है, दूसरे सामान आयात हो रहे हैं, और हम 70% चीन पर डिपेंड हो गए हैं। काम भी नहीं चलेगा क्योंकि पेट्रोल के बिना तो कुछ चल नहीं सकता है। 2 नंबर पे हीरे जवाहरात और इन सब इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, इन्हें हम आयात कर रहे हैं। नंबर 4 पर कंप्यूटर और केमिकल है जो हम उद्योग में काम आते हैं, उन्हें हम कई तरह से मंगा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट साफ कह रही कि इन हालात में विकास दर को पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा, स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारतीयों की जो काला धन है जमा, वो 2 गुना हो गया है। और अब आप तो पैसा जमा कराते नहीं, उद्योगपति और मोटे बिजनेसमैन कराते हैं, वहां पैसा ले जाते हैं। इसे अंग्रेजी में फ्लाइट ऑफ कैपिटल यानी पैसे का भाग निकलना कहते हैं। तो वह स्थिति है, यानी जो पैसा देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट होना चाहिए वो बाहर जा रहा है। इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? बिजनेस में नया निवेश आएगा कैसे? 3 साल से बेरोजगारी 35-40 के आंकड़े को पार कर चुकी है, 45 तक पहुंच गई है, और ऐसे में भारत में लोगों ने काम खोजना तक छोड़ दिया है। CMI का आंकड़ा है कि 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बन चुका है। सरकारी नौकरों को तनख्वाह देने के लिए कुछ समय बाद पैसे नहीं होंगे, पेंशन तो दूर की बात है। मोदी ताबड़तोड़ अब सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, सड़कें सब निजीकरण हो रहा है, और सरकार दफ्तरों में मिलने वाली तमाम सेवाओं का भी निजीकरण कर रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और इसके लिए लड़ने के लिए कौन खड़ा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी की कांग्रेस और सेना वही लड़ रही है, और वो युवा लड़ रहे हैं, और उन युवाओं का जोश देखिए। तो यह स्थिति है। इसके बाद हम कह सकते हैं कातिल की सारी साजिशें नाकाम ही रहीं, चेहरा कुछ और खिल उठा जहराब गर पिया। ये बद्रवास्ती का शेर है, और वो आज मुफीद बैठता है। तो आज हिंदुस्तान के ये हालात हो गए। यही वजह है कि कानून, संविधान, अदालतें सब खामोश कर दिए गए। सिर्फ तानाशाह बोल रहा है और मनमानी की जा रही है। इसको लेके आपको एक चीज और बतानी जरूरी है कि आपको याद होगा जिस समय डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पीक पर थे और वो लड़े जा रहे थे, और उस स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने जब फालतू की बात की तो न्यूयॉर्क के पुलिस कमिश्नर ने कहा था आप मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चुप बैठिए, आप ये मत कीजिए। वहां की अदालतें हो या वो हो, उन्होंने सबने डांट दिया था अपने राष्ट्रपति को। लेकिन हमारे यहां क्या है? हमारे यहां किचुए की तरह से रेंग रहे, और ये रेंगते हुए अफसर, कितनी बड़ी बात एक अफसर ने कही थी वहां ट्रंप से। सेना को जब उन्होंने यूज करने की कोशिश की तो सेना अध्यक्ष ने उन्हें कहा यह सेना आपके लिए नहीं है मिस्टर ट्रंप, या आपके राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, यह देश के लिए है और देश के नागरिकों के लिए है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए है। हम आपका हथियार बनने के लिए नहीं खड़े। तो आप समझिए ये लोकतंत्र होता है। हम
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करें, लेकिन हमारे सैन्य प्रमुख जो हैं रेंग रहे होते हैं, हमारे अदालतें रेंग रही होती हैं, हमारे तमाम जो इंफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो और इनकम टैक्स हो, ये सब रेंग रहे हैं और रेंगते हुए कर रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थिति हो, हमने तो इतना मजबूत लोकतंत्र पंडित नेहरू ने बनाया था और पंडित नेहरू के लोकतंत्र को आपने तोड़ करके, और जिन्होंने भी पंडित नेहरू का विरोध किया उन्होंने लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया और नतीजा आपके सामने। इसलिए अभी भी वक्त है, खड़े होइए, नहीं तो कायरों में आपका भी शुमार होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।